बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैंने सबसे पहले बात तो सियासत की करनी थी, लेकिन एक अफसोसनाक जो है सानहा पेश आया है तुर्की के अंदर और शाम के अंदर, जहां 7.8 की शिद्दत का ज़लज़ला आया है और ये शाम की सरहद के करीब वाक़ तुर्की के एक जनूब मशरक़ इलाके में ज़लज़ला आया है, जहाँ पर जो शाम की जो हलाकतों की अगर मैं बात करूँ तो वो 320 अफराद हलाक और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक अभी मज़ीद भी हो सकती हैं, जो जान मज़ीद जा सकती हैं और मज़ीद ज़ख्मी भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो तुर्की की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 912 अफराद, अब तक की इतलात के मुताबिक, तुर्की मीडिया के मुताबिक 912 अफराद इस टाइम जान की बाजी हार चुके हैं इस ज़लज़ले के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर 5338 अफराद अब तक ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई हैं। इसके अलावा इस ज़लज़ले में, इस जानलेवा ज़लज़ले में 2818 इमारतें तबाह हुई हैं, ज़मीन बोस हो गई हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि थोड़ी हिस्ट्री में जाऊँ तो तुर्की में इससे पहले भी एक इससे भी ज़्यादा शदीद नौइयत का ज़लज़ला आया था, जो 1939 में आया था, जहाँ ये 7.8 की शिद्दत थी ज़लज़ले की। और उसके नतीजे में 30,000 अफराद जान की बाजी हारे थे। जी हाँ, 30,000 अफराद जान की बाजी हार गए और इससे भी कई ज़्यादा ज़ख्मी थे। तो अब एक बार फिर तुर्की जो है वो ज़लज़ले की लपेट में आया है और बहुत बड़ा सानिया आया है, अलमनाक सानिया आया है। और ये कुदरती आफत है। पाकिस्तान में भी आया था 2005 में, और अब तुर्की में भी इस तरह का ज़लज़ला आया है। तो अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत करे, तुर्किया पर अपनी रहमत करे, तुर्की के मुसलमानों पर अपनी रहमत करे। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस टाइम यकीनी तौर पर तमाम इस्लामी मुल्क जो हैं वो तुर्की के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा है, क्योंकि तुर्की हमेशा पाकिस्तान की मदद को आता है। तो ये एक सिचुएशन थी। मैंने कहा सबसे पहले अपने व्लॉग की जो शुरुआत है वो इससे की जाए। अब फर्दर चलते हैं कि सियासत के अंदर भी बौछार आया, ज़लज़ला आया। कल जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो साबिक फ़ौजी सदर हैं, बल्कि थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 69 साला एज थी उनकी, और वो बहुत ही ताकतवर जनरल के तौर पर उभरे थे। और अक्टूबर 1999 में उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज किया था, और उनका जो त्यारा था वो मतलब लैंड करने से पहले ही उन्होंने अपना सारी गेम ऑन कर दी थी और पीटीयू पर कब्ज़ा जमा लिया था। और इतलात ये थी कि जो परवेज़ मुशर्रफ हैं वो अब कू कर लेंगे, और वो ऐसे ही हुआ। और पीटीयू पे सबसे पहले जिस तरह होता है हमेशा कब्ज़ा होता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इतने ताकतवर शख्सियत के हामिल इंसान थे कि इनकी जो तकरीरें थी, स्पीच थी, वो मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुआ करती थी। इसके अलावा इन्होंने बिलाशुबा अपने इस दौरे हुकूमत के अंदर इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखा। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो अफ़गान की जो जंग थी, जो वार एंड टेरर की जंग थी, जिसमें पाकिस्तान ने शामिल होने का फ़ैसला किया। गो कि इस पर भी बहुत सारी बातें होती हैं, कि असराइयाँ होती हैं। कोई कहता है जी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को इस लड़ाई के अंदर नहीं कूदना चाहिए था। गो कि देखिए, पाकिस्तान अब तक इसका खमियाजा भुगत रहा है। जो तालिबान हैं वो क्या कर रहे हैं, तालिबान वहाँ पे पनाह ले लेते हैं अफ़गानिस्तान में, और जो अफ़गान तालिबान ने जो वादा किया था कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन वो हो रहा है। और अभी भी वहाँ जाके छुप जाते हैं और वहीं से फिर वापस आकर पलट कर अटैक करते हैं। तो ये खमियाजा भुगतना पड़ा। बहरहाल बहुत ज़्यादा जो हमने अफ़गानी थे वो हमने पाकिस्तान में मूव करवाए, तो इसका अब ये नतीजा निकल रहा है। लेकिन कोई कहता है कि मुशर्रफ साहब की टेबल पर जब फ़ाइल रखी गई होगी जंग में शामिल होने की, तो उस टाइम क्या लिखा होगा, क्या माहिदा होगा, क्या पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई थ्रेट हो सकता था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये जंग में जो है वो शामिल होने का फ़ैसला किया हो। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने बहरहाल फिर इस जंग में हिस्सा लिया, और रेल पेल होती रही डॉलर की उस दौरान। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी वो स्टेबल रही, जिसकी एक बुनियादी वजह ये भी कंसिडर की जा सकती है। तो बहरहाल इन्होंने 2 बार आइन को मुअत्तल भी किया। एक 2007 में नवंबर में, ग़ालिबन 3 नवंबर 2007 में, जब जजेस को पीसीओ के तहत हल्फ़ लेने पर मजबूर किया गया। इफ्तिखार अहमद वाली सारी मूवमेंट्स चली, वो सबके सामने है, और वो कामयाब भी हुई। बादअज़ां उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। इससे पहले 99 में कू लगाया, वो भी एक आइन तोड़ा। फिर संगीन गद्दारी के मुकदमे भी बने इन पे। और
जो सेशन कोर्ट थी उसने इनको सज़ाए मौत भी सुना दी थी, लेकिन बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट में ये फ़ैसला जो है रिवर्स हो गया था। अब मुशर्रफ बहरहाल जिस तरह एक वज़ीर आज़म होता है या सदर होता है, कोई भी आर्मी चीफ़ होता है या कोई भी बड़े ओहदे पर होता है, उसकी बैगेज के अंदर अच्छाई बुराई सब कुछ होती है। तो इनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी, इनकी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ भी थी। बुराई के अंदर एक जो है वो लाल मस्जिद ऑपरेशन भी कंसिडर किया जाता है कि वो ऑपरेशन किया गया, लेकिन बाज़ स्कूल ऑफ थॉट का ये ख्याल था कि वो जो ऑपरेशन उन्होंने किया था वो बेसिकली दहशतगर्द वहाँ पे पनाह लिए हुए थे। तो बिलाशुबा इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि इस्लाम के नाम पर क्या होता है और किस तरह से दहशतगर्दी फैलाई जाती है। तो इस वजह से इस ऑपरेशन को किया गया और बाज़ लोग कहते हैं कि जी ये ऑपरेशन बिल्कुल सही हुआ था और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ जो थे वो दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए थे और बुरकों में दहशतगर्दों को उन्होंने छुपाया हुआ था, पनाह दी हुई थी। तो जिसके नतीजे में ये ऑपरेशन किया गया। फिर इन्होंने पहले तो मोहतरमा को आने नहीं देना चाहते थे, फिर मोहतरमा किसी न किसी तरीके से आ गई और फिर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और मुशर्रफ साहब की इम्पीचमेंट का फ़ैसला किया गया कि जी अब इनकी इम्पीचमेंट होगी और मुशर्रफ जो है वो उनके ख़िलाफ़ जो है संगीन किस्म का जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा। तो वो उससे थोड़ा सा घबरा गए थे मुशर्रफ साहब और फिर उन्होंने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया था, वरना इम्पीचमेंट कामयाब हो सकती थी क्योंकि नवाज़ शरीफ और जरदारी जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे। फिर इसी तरह इनका जो है क्रेडिट में जो बात है, क्रेडिट में बात इनकी ये भी है कि इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया कि सबसे पहले पाकिस्तान। और कोई शुबा नहीं है कि जब प्लेटफॉर्म थे दुनिया के आलमी प्लेटफॉर्म पर, चाहे भारतीय मीडिया हो, उनके इंटरव्यूज़ उठा के देखें, उनके जो टॉक शोज़ हैं वो उठा के देखें जो ख़ुसूसन उन्होंने भारत में जाकर दिए या भारत को दिए, भारतीय चैनल्स को दिए, वहाँ उन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा को कि नवाज शरीफ जो हैं वो कारगिल की जंग का सारा मुद्दा जो है वो मुशर्रफ पे फेंक दिया। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐसा नहीं था और कई किताबें जो मैंने पढ़ी हैं उसके मुताबिक बाकायदा तौर पे जो नवाज शरीफ हैं वो हिस्सा थे इस मंसूबे का और उन्होंने बाकायदा बाद में दुआया तकरीब भी हुई इस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए और आमीन भी कहा नवाज शरीफ ने। और बाद वो कहते हैं जी कि मैंने तो पता ही कुछ नहीं सी, ये तो खंजर जो है वो मार दिया मुशर्रफ ने भारत की पीठ में। और ये फिर सरेआम ये कहते भी पाए गए नवाज शरीफ। तो लेकिन बहरहाल फिर मुशर्रफ ने बाद में इस चीज़ को रिवर्स भी करने की कोशिश की, भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की भी कोशिश की। वो जो मुबस्सिरीन हैं वो कहते हैं कि वो अपने इस फ़ैसले को जो उन्होंने कारगिल के ऑपरेशन जो उन्होंने किया था तो वो उसको दुरुस्त करने के लिए, अंडो करने के लिए उन्होंने एक कदम उठाया और काफ़ी हद तक उसमें वो कामयाब भी हुए और चनाब मंसूबा भी बनाया गया जिसके तहत कश्मीर के जो इलाके थे, जो जहाँ मुस्लिम अक्सरती इलाके थे, उसमें कश्मीर भी आता था पूरा, तो वो पाकिस्तान के अंडर चला जाएगा। जो कट्टर हिंदू अक्सरियत वाले इलाके हैं वो इंडिया के पास चले जाएंगे। तो इस पर भी काम चल रहा था, लेकिन वो बाद ये वकला मूवमेंट आ गई, वकला की तहरीक चल पड़ी, तो इसके बाद और फिर मुशर्रफ को घर जाना पड़ गया, इम्पीचमेंट का ख़तरा पैदा हो गया, तो इसकी बुनियाद पर उनको जो है वो फिर जाना पड़ा। अच्छा, अब उनकी जो डेथ हुई वो कहते हैं जी कि प्रोटीन्स जो हैं वो उनके अंदर पैदा होती जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, खुद ब खुद प्रोडक्शन जो है उसकी होती चली जा रही थी और इसका इलाज नहीं था। अमेरिका भी गए, अमेरिका वाले कहते हैं कि हमें इलाज दरियाफ्त करने में टाइम लगेगा तो आप दुबई जाकर इसका इलाज कराएं। तो उनका वहीं दुबई में फिर इलाज चल रहा था काफ़ी सालों से और फिर वहीं उनकी डेथ हो गई। तो बहरहाल एक ताकतवर आमिर थे और ये वही डिक्टेटर थे जो जिनको परवेज़ इलाही जो हैं वो कई मरतबा वर्दी में सदर मुंतखब करने की बात किया करते थे, लेकिन बहुत से लोग फिर इनसे मुंह मोड़ गए। और उन्हीं में एक जनरल राशिद कुरैशी हुआ करते थे जो बहुत बड़े तर्जमान थे उस टाइम मुशर्रफ के। उन्होंने बहुत बेपनाह फ़ायदा उठाया, बहुत बेपनाह माल शाल बनाया, लेकिन जब उनसे बीपर की बात की गई कि जी आप बीपर दे दें, इनकी ताज़ियत पे कोई कुछ कह दें, इनकी डेथ पर कुछ कह दें, तो वो कहते हैं जी कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो अभी मैं नहीं बात कर सकता। तो ये होती है सान फरामोशी के जो मोहसिन थे, जो मुशर्रफ ने जिनको अपना मोहसिन बना लिया, जो जिनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था मुशर्रफ का बेसिकली, वो सारे के सारे वहाँ पर गायब हो गए और कह लें कि तन्हा ही मुशर्रफ फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए और कोई इनको पूछने वाला नहीं था। और जब ये इक़्तिदार में थे तो चढ़ते सूरज को सबने सलाम किया और तब मुशर्रफ के इर्द गिर्द एक टोला हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली
अब भी सियासत में यही कुछ चल रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर मैं मज़ीद भी बात कर सकता था मुशर्रफ पे और मज़ीद व्लॉग लंबा हो जाता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको मुख्तसर और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं पर रहकर आपको बताया जाए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।